तक मेहनत करो, कुछ टाइम में अच्छे से मेहनत करो। और हाँ, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में आओगे तो मेरे से मिलना। मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट्स भी होंगे जो बच्चे श्रद्धा बायोलॉजी से जिनको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो वहीं मिलेंगे, डिपार्टमेंट में अच्छे से पढ़ो जब तक, और फिर मिलेंगे हमारे साथ ही पढ़ोगे ना, तुम जूनियर होगे, ठीक है? हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा बायोलॉजी गाइस। एंड जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि दीदी प्लीज़ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए क्योंकि हमारा एग्जाम आ चुका है, हमें बहुत डर लग रहा है। लाइक मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे। ऑल्दो ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, बट मैंने क्योंकि बहुत सारे पेपर तुम्हारे एनालाइज किए थे एंड मैं देख रही थी कि कौन से टॉपिक कहाँ से क्या पूछ रहे हैं एंड तुम्हें कौन सी यूनिट स्किप करनी चाहिए। इसमें मैंने अप्रॉक्स 5-6 यूनिट के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बता रही हूँ। बाकी के एक जो दो कुछ यूनिट्स रहती है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ, ठीक है? अब तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पे जो जो मैं बताऊँगी वो यहाँ दिख भी रहा होगा। एंड मैं जिन बच्चों को नहीं पता, मैं अभी अपनी मास्टर्स मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ ज़ूलॉजी ऑनर्स में। एंड स्टिल मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो भी मिरांडा हाउस से ही की थी। तो मेरे यूटी में 205 मार्क आए थे। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या था, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अब मैं तुम्हें जो सिलेबस है उसका जो तुम्हें एंड मौके पे जितना पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो कि ज़ूलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्दो वही सेम केस में लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है? तो ये जो यूनिट है ना वो वही सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है और सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए क्वेश्चंस तुम्हें क्या करके जाने, क्या जो बच्चे एनालाइज करेंगे, पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, उन्हें तो पता है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और वो एनालाइज कर भी रखा होगा। ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है या फिर एंड मौके पे वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ठीक है? यस गाइस, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हें स्किप नहीं करके जाने हैं, चाहे वो लाइफ साइंस वाला बच्चा है चाहे वो ज़ूलॉजी वाला बच्चा है, ठीक है? सबसे नंबर 1 याद रखना है जो हार्मोन्स डिसऑर्डर है। हार्मोन डिसऑर्डर यानी जैसे कि तुम T3 हार्मोन मतलब थायरोक्सिन पढ़ रहे होंगे, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड पढ़ रहे होंगे, है ना? थाइमस में जब बहुत ज़्यादा T3 इंक्रीज हो जाता है तो हमें कौन सा हो जाता है, ग्रेव डिसीज क्या होता है, ठीक है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स, वो याद रखने हैं। मिस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, एडिसन डिसीज कब होती है, जो भी तुम पढ़ रहे होगे, किडनी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होंगे जब हार्मोन्स में इंबैलेंस हो जाता है, जैसे जो बच्चे पीवाईक्यू लगा रहे होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है? तो ये वाले जो जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम, कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है? तो जितने भी हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, उनकी डेफिशिएंसी या फिर उनके हाइपर एक्टिवेशन से, वो सारे के सारे तुम्हें अच्छे से रट के जाने हैं, पढ़ के जाने हैं, जितना रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो आना इंपॉर्टेंट है और वो आते भी हैं। जो बच्चे पीवाई को एनालाइज कर रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता है, ठीक है? नंबर 2 जो है आपको करके बिल्कुल स्किप ही नहीं करना है, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसमें क्या है, एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्टिन किन किन फाइलामेंट से मिलकर बनाए, किसके पास क्या है, ठीक है? एच बैंड क्या है, एम लाइन क्या है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके अपने नोट्स तैयार किए ताकि मैं तुम्हें कुछ बता सकूँ, ठीक है? और जैसे टाइटिन है, नेबुलिन है, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उनका फंक्शन क्या। अब जो भी मैं बता रही हूँ उनमें से मैंने कुछ सिलेबस मेरे चैनल है श्रद्धा बायोलॉजी, उस पर जाके डाल दिया है और वो जाके देख सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रही हूँ, जितना तुम जब तक तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं तो वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना। तो जितना भी तुम्हारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से रिलेटेड, एक्टिन मायोसिन किसके पास, हैवी चेन एलाइड चेन किसके पास है, क्या बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट किसके पास है, वो सब अच्छे से पढ़ लेना। नंबर 3 है तुम्हारा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राइट? तो रास सिस्टम तुम्हें अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, वैसा कंस्ट्रक्शन कौन कराता है, ठीक है? हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, ये सब तुम्हें अच्छे से रट के जाना है। अनदर पॉइंट इज रास सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें कि वैसो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है? एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, ये कब रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन का क्या होता है, पोटेंट जो होता है वैसो कंस्ट्रक्ट एंजियोटेंसिनोजन सेकंड होता है, वो अच्छे से पढ़ लेना। रास सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है। अनदर पॉइंट इज ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स, GLUT1 GLUT2 GLUT3 GLUT4 कहाँ होते हैं, ठीक है? इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा है, ये जो भी है वो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हार्मोन, वो डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ना हमारे ह्यूमन की, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो पैनक्रियाज में क्या है, स्टमक में क्या है, जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है, वो कहाँ से सिक्रीट हो रही है, ऑक्सीटोटॉक्सिन वाले जो भी कुछ हार्मोन्स आते हैं वो भी अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद है PNS और CNS, ठीक है? तो ये जो है न्यूरॉन्स वाला पार्ट में आता है कि PNS में स्वान सेल्स होती हैं एंड CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होती है। तो ये वाला जो आता है ना ये अच्छे से पढ़ लेना। और इंपॉर्टेंट है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था कि जो सिंपैथेटिक है उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है, लॉन्ग होता है, प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, ठीक है? नॉरएपिनेफ्रिन कौन सीक्रेट करता है, एसिटाइलकोलिन कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है? एक्शन पोटेंशियल वो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये किसका बता रही हूँ मैं, एनिमल फिजियोलॉजी का बता रही हूँ। और ये उन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ मतलब वो है कि उन्होंने पूरा सिलेबस उन्हें है कि कवर नहीं हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, उनके लिए है वैसे ये। बाकी जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि PY को एनालाइज करने से कि कितना आ रहा है, क्या आ रहा है,
बट ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन तुम्हारे हो गए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हो गया, एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें पढ़ के जाना है पूरा। उसमें से आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है, क्राइटिन, नेबुलिन, ये वाला, ये मायोमेसिन, इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो अच्छे से पढ़ लेना। एच बैंड कौन सा, आई बैंड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, वो तुम्हें अच्छे से कवर कर लेने हैं। नाउ अब आता है आपका हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन और एक टॉपिक रह गया था, वो थोड़ा पढ़ लेना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का था। इसमें से तुमसे पूछ लेंगे एस शेप कर्व किसका होता है, किसके पास कोऑपरेटिविटी वाली जो होती है ना बाइंडिंग साइड, किसके पास होती है, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना, ये रह रहा था। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का थोड़ा सा अगर टाइम हो तो पढ़ लेना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो तुम्हारी 6-7 होती है, उनका कितना लीटर होता है, जो भी है उनकी वैल्यूज़ और वो क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ लेना। अब आता है मेरा इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट, मान लो मोल बायो, ठीक है। मोल बायो में जो इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज़ योर न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड डीएनए पैकेजिंग। वो मेरे टाइम में भी आया था कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, ठीक है, कैसे पैकेजिंग होती है। ये वाला भी मैंने एक स्क्रीनशॉट और शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हैं वो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं अपने क्वेश्चन डाल रही हूँ ताकि तुम्हें हेल्प हो, और वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, जो तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। पर ठीक है, उसके बाद तुम्हें डीएनए पैकेजिंग करना है। और क्या करना है, सारे ड्रग्स कौन से मैंने तुम्हें बताए थे कि कौन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इनको इनिबिट कर रहा है, रेप्लिकेशन को कौन इनिबिट कर रहा है, 70S को कौन इनिबिट कर रहा है, ये जितने भी ड्रग्स है मोल बायो के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते ही हैं ये। उसमें से डीएनए पॉलीमरेज की कितनी यूनिट्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, यूकैरियोट्स का आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज क्या है, अल्फा बीटा, किसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये वाली इंपॉर्टेंस आ जाती है। कौन मेन डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 3 इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं। और जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन कराने में कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ लेना। IF2 हो गया, वो तुम्हारा वो लेके आते हैं, जो भी तुम्हारा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, एलोंगेशन फैक्टर्स हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ लेना। ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे टीआरएनए को लेके आते हैं, वो कर लेना, ठीक है, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। और ये सब मैं बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आते ही हैं। और स्प्लाइसिंग फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, स्प्लाइसिंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और टीलोमरेज से क्वेश्चन आता ही है कि टीलोमरेज के पॉलीडाइनिश वो टीलोमरेज कौन सा टेम्पलेट डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। कैंसर सेल में कौन सा होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड से तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो 4-5 प्रॉपर्टीज है डिजेनरेसी वाली यूनिवर्सल, वो तुम्हें पढ़ना है, किसके अंदर है, ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। तो मोस्टली तुम्हारा खत्म हो गया है। और हाँ, एक टॉपिक याद रखना कि जो 70S 80S राइबोसोम है, तो जब तुम वो पढ़ रहे होंगे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ट्रांसलेशन, तो उसमें आता है कि पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किसके पास होती है, ठीक है। और वो होता है 23, 18 एंड 5S, है ना, RNA जो भी सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है 70S 80S, तो वो वाली जो mRNA से कितनी सब यूनिट मिलकर बनी है, वो तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। अनदर पॉइंट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या करके जाना है, इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पूरे हर एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर का रोल फंक्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ तुम्हें इतना पढ़ना है कि अल्टरनेटिव में क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये मतलब इनेट इम्यूनिटी से डिपेंडेंट है, अडेप्टिव है, इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, तो वो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और C3 कन्वर्टेज किस यूनिट से मिलकर बनी है, C5 कन्वर्टेज किससे मिलकर बनी हुई है, ये मैंने तुम्हें बताया है, ये पढ़ के जाना है। कॉम्प्लीमेंट से आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी, एक छोटी सी टेबल देख लेना कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में कौन इन्वॉल्व है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में कौन कौन से एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, इनके स्पेशल फीचर्स क्या है, इनसे क्वेश्चन आता है। नंबर 3, एंटीबॉडी का डाइजेशन विद पैप्सिन, पैपेन एंड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे लगा रहे हैं PYQ उन्हें पता है, मेरे खुद के एग्जाम में भी आए हैं, तो इसलिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ। और मेरे एग्जाम में पता क्या आया था, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि प्राइमरी जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो कौन सी एंटीबॉडी हाई होती है, कौन रिलीज होता है, IgM, फिर उसके बाद कौन रिलीज होता है, ठीक है, IgG, उसके बाद IgM में, तो जो लेवल कैसा रहता है प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, वो इंपॉर्टेंट है। इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में तुमसे पूछ लेंगे, और मेनली तुमसे पूछते हैं CUT लेवल पर कि जो डिफरेंट इम्यून सेल्स लाइक इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, उनका फंक्शंस क्या है, मैक्रोफाज, कौन से ग्रेन्यूल स्टोर होते हैं, ये सब पूछते हैं, ठीक है। और लिम्फॉइड एंड माइलॉइड प्रोजेनेटर, यानी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से कौन सी सेल मिलके बनी है तुम्हारी इम्यून वाली, और माइलॉइड प्रोजेनेटर से कौन सी इम्यून सेल मिलके बनी है, ठीक है। एंटीबॉडी डाइजेशन मैंने तुम्हें बता दिया, अल्टरनेटिव सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट पाथवे पढ़ लेना, हाइपर सेंसिटिविटी, और ज़्यादा डेप्थ मत जाना। अब इतना देखना कि जो तुम पढ़ रहे हो वो PYQ में आ रहा है ना, उस बेसिस पे तुम्हें पढ़ना है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट बायोलॉजी में तो जो तुम्हें बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं है, जो CUT PG वाले और CSR वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो आता ही है, सबसे आगे है जो है
जीनोपस का गेस्टुलेशन की जो तुम्हारा फ्रॉग होता है उसमें कैसे गेस्टुलेशन वगैरह होता है, क्लीवेज क्या होता है, ठीक है, ये सब तुमसे क्वेश्चन। कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, उसमें 30 डिग्री वो रोटेट कर जाता है। न्यूक्यूब सेंटर होता है, एक्सब्रा एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर ग्राफ्टिंग के क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैंने यहाँ का डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर अर्ली एम्ब्रियो से दूसरे वाले में अर्ली गैस्ट्रुला से दूसरे एम्ब्रियो में डाला तो कौन सी एक्सिस बनेगी, नहीं बनेगी, ये ग्राफ्टिंग वाले क्वेश्चन तुमसे आ जाते हैं। तो जीनोपस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोपस अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा जो क्वेश्चन तुमसे आते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, कैपेसिटेशन क्या होता है, स्पर्म का कैपेसिटेशन क्या होता है, उससे क्या होता है, किसका लेवल इंक्रीज होता है, स्पर्म में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। कैपेसिटेशन होता है क्या है कि तुम्हारा जो ग्लाइकोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेयर को हम हटा रहे हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्म में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो ब्लॉक में कौन इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मेरी जो वीडियो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, मे भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, बट जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा है वो टॉपिक पढ़ लेना, उनके लिए इतना हार्ड कुछ है नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। बट अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, वो फिर से पढ़ना, और घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये सारे सिलेबस मैंने खुद से नहीं बनाए, तुम्हारी बुक में है आते हैं, वही मैंने पेपर को एनालाइज करके तुम्हें बताया है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, ऑटोनॉमस एंड मोजाइक डेवलपमेंट। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट क्या होता है, मोजाइक क्या होता है, और बहुत कंफ्यूज करते हैं डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकेशन एंड इनडिटर्मिनेशन, ये बहुत उनसे टर्म्स पूछ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, oogenesis से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, वो देख लेना, पढ़ के जाना, ठीक है। oogenesis फर्स्ट कहाँ पे वो अरेस्ट होती है, सेकंड कहाँ पे अरेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्लीवेज पैटर्न, ये तो इंपॉर्टेंट उनका फेमस भी है। और टाइप ऑफ क्लीवेज जैसे होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, ठीक है। और टीलोलेसिथल एग्स के बारे में पूछते हैं, एग्स सेंट्रोडेसाइथल एग, ये जो बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये एग के बेसिस पे आते हैं। ये जो भी नोट्स है मैंने अपने शेयर कर रखे हैं वो बिल्कुल पढ़ना, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के मैंने अपने नोट्स शेयर कर रखे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के मैंने तो टॉपिक्स बता दिए हैं, टूल एंड टेक्निक्स मैंने अपने यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। तो मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, बाकी तुम्हें पढ़ना है, एग्जाम एट द एंड तुम्हें ही देना है, ठीक है। बाकी तुम्हें और तुम्हारा क्या रहता है, एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस पढ़ लेना टर्म क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, एंड इसमें डिटर्मिनेशन और डिफ्रेंसिएशन किस में होता है, किस में नहीं होता है, ठीक है। और ड्रोसोफिला के ऊपर आ जाते हैं। ड्रोसोफिला का जो फर्टिलाइजेशन वाला है, एग कैसा है, स्पर्म माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंटर करता है, ये थोड़ा सा अगर टाइम हो तो ड्रोसोफिला भी पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा बचता है सेल बायोलॉजी। देखो सेल बायोलॉजी में जो तुम्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर यूनिट का एक स्पेसिफिक एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। मेरी बात मानो कि जो एग्जाम होता है ना वो सिर्फ 30% सिलेबस से ही आता है। जो बच्चे इसे एनालाइज कर लेता है वो आराम से एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो छोड़ के जाएगा वो उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुमसे क्या पूछते हैं कि उनकी कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रेमलेज, ये क्या होते हैं। और हमसे एक क्वेश्चन आया था कि फोस्फेटाइल सीरीन जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ, वैसे वो अंदर की तरफ एक्सप्रेस होता है, बट जब क्या होता है एक एपोप्टोसिस वाले सिग्नल आते हैं तो बाहर एक्सप्रेस हो जाता है। ये वाले अंदर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन एक्सप्रेस होती है ना, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। और ट्रांसपोर्ट रेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जब कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है तो उनका क्या रेट होता है, एटीपी डिपेंडेंट है नहीं है, वो वाला पाथफाइंडर मिलता है। ये पाथफाइंडर के फर्स्ट जब सेल बायो खोलोगे ना तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेना। मैं बोल रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाथफाइंडर से पढ़ लेना, कोई नुकसान नहीं है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक तो उनका है सिंगर एंड निकोलसन का, वो उनका इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं। एपोप्टोसिस छोड़ के नहीं जाना है, कैस्पेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्रेप टेक्निक, जब वो लेजर लाइट डालते हैं तो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बचता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत है, पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा जंक्शंस, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने जंक्शंस। गैप जंक्शन क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेंट क्लोरीन, ये सब पढ़ना। गैप जंक्शन में कौन एग्जिन्स हैं, ठीक है, वो आपके इन्वॉल्व होते हैं, ये सब पढ़ लेना। एंडलिंग ग्लाइकोसाइलेशन किसके अंदर होता है, ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन किसके अंदर होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जब वो आता है कि ट्रांसपोर्ट टारगेटिंग वाला तुम्हारा होगा, कार्गो टारगेटिंग, तो उसमें ये पढ़ना है सिर्फ तुम्हें। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जब ER होता है शायद, तो ER में जो है वो कितने मैनोज ऐड करता है, कितने ग्लूकोज ऐड करता है, कितनी एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन ऐड करता है, वो जब चेन होती है, जब वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। वो ऐसा जो थोड़ा बहुत टारगेटिंग वाला वो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ये था तुम्हारा सेल बायोलॉजी का। अब मैंने तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मोल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और अपने चैनल पर प्लांट फिजियो के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। और टूल एंड टेक्निक्स तुम बोल रहे थे, वो मैंने नोट्स आज ही अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए, वो जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और बात रही तुम्हारी
वो लास्ट यूनिट है ना 13 यूनिट्स वाली, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, बायोस्टैटिक्स। तो बायोस्टैटिक्स में तुम्हें क्या करना है, बायोस्टैटिक्स में मैंने तो उसको मेनली स्किप सही कर दिया था, बस मीन मोड मीडियन में थोड़ा पढ़ के गई थी। और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह क्या होता है, जो पेपर एनालाइज कर रहे होंगे जिनमें से एक दो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ जाना, मीन मोड मीडियन ये तो पढ़ के जाना, फॉर्मूला पढ़ के जाना। और हाँ, जिसने नोट्स बनाए हैं बायोस्टैटिक्स के पढ़ लेना, वरना मेरा अकॉर्डिंग यही है कि उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, उससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो बन भी जाती है, मीन मोड मीडियन सीख लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है वो वहाँ से पढ़ लेना। आपकी 7-8 यूनिट्स मैंने कवर कर दी है, अभी 1-2 यूनिट्स बचती है, वो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक मेहनत करो, कुछ टाइम है, अच्छे से मेहनत करो। और हाँ, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में आओगे तो मेरे से मिलना, मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट्स भी होंगे, जो बच्चे श्रद्धा बायोलॉजी से जिनको हेल्प मिल गई, ठीक है। तो वहीं मिलेंगे, डिपार्टमेंट में अच्छे से पढ़ो जब तक, और फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही पढ़ोगे ना, तुम जूनियर रहोगे, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ो और यही टाइम है, ठीक है। बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय।